नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सिमरन की प्रेम कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। दिल्ली के शाहदरा जिले में मंडोली रोड पर हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है, बुद्ध विहार। इसी कॉलोनी की गली नंबर 12 के मकान नंबर 438 में रहता है मोहम्मद शरीफ और साबरी बेगम का परिवार। शरीफ का कबाड़ खरीदने बेचने का काम है। काम कबाड़ी का जरूर था, लेकिन आमदनी अच्छी थी। घर में कोई कमी नहीं थी। परिवार दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। शरीफ और साबरी की 5 औलादें थी, 2 बेटे व 3 बेटियां। तीनों बेटियां बड़ी थी, उनसे छोटे 2 बेटे थे। 2 बड़ी बेटियों की दिल्ली में ही अच्छे परिवारों में शादी हो चुकी थी। सिमरन बेटियों में सबसे छोटी थी। उससे छोटे 2 भाई थे, बड़ा फिरोज, उससे छोटा अजहर। 12वीं तक पढ़ी सिमरन की 2.5 साल पहले कॉलोनी में हो रहे एक निकाह के वलीमा में जब आमिर से पहली बार आंख लड़ी तो वो उम्र का 20वां बसंत पार कर चुकी थी। इस पड़ाव पर पहुंचते ही उसे दुनिया की हर चीज खूबसूरत नजर आने लगती है। देखने का नजरिया बदल जाता है। निहायत खूबसूरती का खजाना लिए सिमरन की जवानी एक नई अंगड़ाई ले रही थी। वैसे तो कुदरत ने उसे खूबसूरती की नियामत दिल खोलकर बख्शी थी, लेकिन जब वो सज संवर कर निकलती थी तो उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती थी। उस दिन भी सिमरन की खूबसूरती कुछ ऐसी ही बिजलियां गिरा रही थी। वलीमा की उस पार्टी में सिमरन की निगाहें डीजे के फ्लोर पर बेहद आकर्षक ढंग से डांस कर रहे उस युवक पर अटकी थी, जो मानो उसी के लिए डांस कर रहा हो। हालांकि सिमरन ने इससे पहले किस्से कहानियों में ही देखा सुना था कि मोहब्बत नाम की कोई चीज होती है। आखिर मोहब्बत है ही ऐसी चीज जिसे सभी करना चाहते हैं। सिमरन को उस दिन पहली बार मोहब्बत का एहसास आमिर से बात करके हुआ था। उस वलीमा फंक्शन में मौका मिलते ही आमिर ने उसे एक कोने में रोककर पूछा, हेलो जी, कैसा लगा हमारा डांस? एक अनजान युवक से इस तरह बातें करते हुए सिमरन का दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़का कि उसकी अटकी हुई सांसों को आमिर ने एक ही नजर में पढ़ लिया। आपने बताया नहीं? आमिर ने फिर से वही सवाल किया। जी बहुत अच्छा, एकदम ऋतिक रोशन की तरह डांस करते हो आप, सिमरन ने किसी तरह जवाब दिया। आपका नाम जान सकता हूँ? आमिर ने पूछा। सिमरन ना जाने कैसे और क्यों सिमरन के मुंह से अपने आप निकल गया। अगले ही पल उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझे आमिर कहते हैं, यही गली नंबर 9 में रहता हूँ, मदीना मस्जिद के पास। आमिर, जो सिमरन से बातचीत करने के लिए बेताब था, उसने सिमरन की घबराहट को देखकर खुद ही बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। आपको पहले इस इलाके में नहीं देखा, आप शायद अपनी रिश्तेदारी में आई है। नहीं नहीं, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। 12 नंबर गली में घर है हमारा। जिनके यहाँ ये वलीमा है अब्बू के दोस्त हैं। सिमरन को मानो अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं था। आमिर जो भी सवाल कर रहा था उसके मुंह से जवाब खुद निकल रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत और हुई। अचानक आमिर नाम की उस युवक ने सिमरन के हाथ से उसका मोबाइल ले लिया और उस पर अपना नंबर लगाकर घंटी मार दी। आमिर के मोबाइल पर सिमरन के नंबर की कॉल आ चुकी थी। थैंक यू सिमरन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई इतनी प्यारी लड़की मिली है जिससे दोस्ती करने का मन हो रहा है। हम लोग फोन पर बात करते रहेंगे। आमिर हवा के तेज झोंके की तरह आया और अपनी बात कहकर सिमरन को हक्का बक्का छोड़कर चला गया तो सिमरन मानो सोते से जागी। सिमरन को उस दिन पहली बार लगा कि कहीं ये मोहब्बत तो नहीं है, क्योंकि उसने सुना था कि मोहब्बत एक भावना है जिसका एहसास धीरे धीरे होता है। कभी कभी ये मोहब्बत किसी से पहली नजर में भी हो जाती है। सिमरन को उस दिन लगा कि ये शायद मोहब्बत का तीर था जो उसके जिगर के पार हो गया था। इसलिए वो आमिर की किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकी थी। उस दिन रात को सिमरन ठीक से सो नहीं सकी। आंखें बंद करती तो बार बार आमिर का चेहरा उसकी आंखों के आगे तैरने लगता था। उसे लगा कि वो प्यार की अनजानी सी डगर पर चल पड़ी है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानती थी कि आखिर आमिर कौन है और करता क्या है और उसकी हैसियत क्या है। अगले ही दिन आमिर ने व्हाट्सएप पर सिमरन से बातचीत करनी शुरू कर दी।
युवाओं के बीच प्यार की शुरुआत पे जिस तरह की बातें होती है, उस दिन से दोनों के बीच वैसी ही बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोटो भेजने शुरू कर दिए। थोड़े दिनों बाद दोनों के बीच घर से बाहर कहीं मिलने की बात भी तय हो गई। एक बार मिलना हुआ तो फिर दोनों का मिलना जुलना आम बात हो गई। कभी इलाके में गली के किसी नुक्कड़ पर, तो कभी नजदीक के किसी पार्क में, तो कभी पिक्चर देखने के लिए दोनों साथ जाने लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। कभी कभी मौका मिलता तो आमिर सिमरन के अधरों पर अपने प्यार की मुहर भी लगा देता था, जिससे सिमरन की तड़प और बढ़ जाती थी। एक तरह से सिमरन आमिर के प्यार में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। करीब 6 महीने तक दोनों का प्यार इसी तरह चोरी छिपे परवान चढ़ता रहा। प्यार की हर कहानी एकदम सीधी नहीं होती, उसमें कई बाधाएं होती है। और सिमरन का प्यार तो वैसे भी पहली नजर का अंधा प्यार था, जिसमें ना तो भविष्य की भलाई देखी गई थी और ना ही भावी जिंदगी की कड़वी सच्चाई को परखा गया था। सिमरन बहनों में सबसे छोटी थी और माँ बाप की लाडली भी। माँ बाप चाहते थे कि जवानी की दहलीज पर खड़ी सिमरन की शादी भी किसी अच्छे परिवार में कर दी जाए, इसलिए वे उसके लिए भी अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। सिमरन के प्यार से अनजान माँ ने जब एक दिन सिमरन को रिश्ते के लिए एक लड़के की फोटो दिखाई, तो सिमरन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हसीन सपना देखते हुए जगा दिया हो। अम्मी, अभी शादी की क्या जल्दी है? मुझे घर से निकालना चाहती हो क्या? सिमरन ने बेमन से लड़के की फोटो देखने के बाद कहा। नहीं बेटा, लड़की माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी होती है। जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, माँ बाप का मन हल्का हो जाता है। और तेरा निकाह हो जाएगा तो उसके बाद फिरोज की भी तो शादी करनी है। साबरी बेगम ने सिमरन की शादी के ऐतराज को स्वाभाविक रूप से लिया, लेकिन वे इस बात से कतई अनजान थी कि बेटी के मन में क्या चल रहा है। सिमरन जानती थी कि अगर उसने अपनी अम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो वे आमिर से उसकी शादी के लिए कतई तैयार नहीं होंगी, क्योंकि आमिर का परिवार उसकी दूसरी बहनों की ससुराल की तरह समृद्ध नहीं था। आमिर के पिता शाहिद मूल रूप से मेरठ के रहने वाले थे। वे जवानी के दिनों में ही दिल्ली आ गए थे। आजादपुर मंडी में अड़ातियों को लेबर सप्लाई करने वाले शाहिद के परिवार में उनकी बीवी आबिदा के अलावा 10 बच्चे थे, 3 बेटियां व 7 बेटे। परिवार लंबा चौड़ा था और खर्चे अधिक। उन्होंने किसी तरह से अपने परिवार के लिए मंडोली की गली नंबर 9 में मकान तो बना लिया था, लेकिन 3 बेटियों की शादी करने और 7 बेटों को पाल पोस कर जवान करते करते वे उम्र से पहले ही बूढ़े और बीमार रहने लगे थे। उनका कोई भी बच्चा 5वीं जमात से ज्यादा नहीं पढ़ सका था। मेरठ के सरूरपुर जैनपुर में पनीर बनाने के कई प्लांट है। शाहिद के लगभग सभी बेटे इन्हीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं। 2 बड़े बेटे अपने परिवार के साथ जैनपुर में ही किराए का मकान लेकर रहते हैं। आमिर से छोटे भाई की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी दिल्ली में शाहिद वो उनकी पत्नी आबिदा के पास ही रहती थी। 3 बेटों की अभी शादी नहीं हुई थी। 2.5 साल पहले जिन दिनों सिमरन और आमिर का प्यार परवान चढ़ रहा था, उन दिनों आमिर पनीर बनाने का काम सीख रहा था। उसने अभी नौकरी शुरू नहीं की थी। अलबत्ता 10,000 रुपए में उसकी नौकरी एक प्लांट में पक्की हो गई थी। इधर जब सिमरन ने आमिर को बताया कि उसके अम्मी अब्बू उसका जल्द से जल्द कहीं दूसरी जगह निकाह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आमिर सकते में आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि सिमरन के साथ उसके अभी और 1 साल तक प्रेम संबंध यूं ही चलते रहे। उसने सोचा था कि नौकरी करके पहले पैसा कमाएगा, फिर सिमरन से शादी करेगा। लेकिन जब अचानक सिमरन ने बताया कि परिवार वाले उसका निकाह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सिमरन ने उसे ये भी बता दिया था कि उसके परिवार की हैसियत देखकर उसके परिवार वाले कभी दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। सिमरन दिल्ली में रहने वाली और 12वीं क्लास तक पढ़ी लड़की थी। उसे पता था कि अगर परिवार शादी की इजाजत ना दे तो बालिग प्रेमियों को शादी के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए सिमरन ने आमिर से पूछा कि क्या उसके परिवार वाले उसे अपनाने के लिए तैयार है। सिमरन अच्छे संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। जब आमिर ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी। अब सवाल ये था कि सिमरन के परिवार वाले दोनों की शादी कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। तय हुआ कि सिमरन व आमिर कोर्ट मैरिज कर ले।
बाद में सिमरन का परिवार अपने आप मान जाएगा। सिमरन व आमिर ने शाहदरा मैरिज कोर्ट में शादी के लिए आवेदन कर दिया। चूंकि दोनों ही बालिग थे और परिवार के तौर पर दोनों की तरफ से आमिर के दोस्त गवाह बने थे, लिहाजा दोनों की कोर्ट मैरिज होने में कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन जब कोई लड़की शादी करती है तो भले ही परिवार से कुछ ना बताए, लेकिन उसके रहन सहन में इतना परिवर्तन तो आ ही जाता है कि सवालों का पहाड़ अपने आप ही खड़ा हो जाए। कोर्ट मैरिज के बाद सिमरन जब चूड़ा पहनकर अपने घर आई तो उसकी अम्मी को शक हुआ, तो उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। सिमरन जानती थी कि एक ना एक दिन सबको सच बताना ही पड़ेगा, लिहाजा उसने अपनी माँ को बता दिया कि वह आमिर नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उसने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। बेटी के लिए अच्छे घर का सपना देखने वाले माता पिता के लिए बेटी के प्रेम विवाह की खबर किसी वज्रपात से कम नहीं होती। उन्होंने जब लड़के व उसके परिवार के बारे में पूछा तो सिमरन ने सब कुछ सच बता दिया। जैसा कि सिमरन को आशंका थी हुआ वैसा ही। माँ ने सिमरन को बहुत डांटा और उसकी पिटाई भी कर दी। अब्बू के घर आने के बाद तो जमकर हंगामा हुआ। पिता ने उसी दिन आमिर को अपने घर बुलाया और उसे धमकी देते हुए अपनी बेटी को भूल जाने के लिए कहा। आमिर ने सिमरन से सच्ची मोहब्बत की थी, भूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लिहाजा उसने साफ कह दिया कि वो दुनिया में सबको छोड़ सकता है, लेकिन सिमरन को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। मोहम्मद शरीफ ने जब उसे अपनी हैसियत देखने के लिए कहा तो आमिर ने साफ कह दिया कि उसने सिमरन की हैसियत से नहीं बल्कि उससे प्यार किया है। शरीफ ने आमिर को मारपीट करके घर से भगा दिया और उसे चेतावनी दे दी कि भूलकर भी सिमरन से मिलने का प्रयास ना करे। आमिर जानता था कि अगर उसने जरा सी भी देर कर दी तो सिमरन के घर वाले जल्द ही कहीं ना कहीं उसकी शादी कर देंगे, लिहाजा उसने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से बात की और हर्ष विहार थाने पहुंच गया। आमिर ने पुलिस को बताया कि उसने सिमरन से कोर्ट मैरिज की है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने उसकी बीवी को अपने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है और उसके साथ नहीं भेज रहे। आमिर ने कोर्ट मैरिज का जो प्रमाण पत्र दिया था उसकी जांच की गई तो उससे आमिर का आरोप सच पाया गया, लिहाजा आमिर की शिकायत पर पुलिस मोहम्मद शरीफ, उनकी बेगम व बेटी को थाने लाई। थाने लाकर दोनों पक्षों में बहस हुई। माता पिता के बेटी के पक्ष में अपने तर्क थे तो आमिर और सिमरन के अपनी मोहब्बत के तर्क, लेकिन पुलिस को तो कानून देखना था। पुलिस की नजर में आमिर व सिमरन दोनों बालिग थे, दोनों का धर्म भी एक था और कानूनन उनकी शादी हुई थी, लिहाजा पुलिस ने मोहम्मद शरीफ को चेतावनी दी कि वे आमिर और सिमरन के बीच में बाधा ना डाले और उसे अपने पति के पास जाने दे। ऐसा ही हुआ भी। शरीफ ने टूटे मन से बेटी को आमिर के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। उन्होंने बेटी को ना जाने क्यों बद्दुआ दे दी कि माता पिता का दिल दुखाकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। उन्होंने थाने से ही सिमरन को आमिर के साथ भेज दिया, लेकिन साथ ही कहा भी कि आमिर के साथ उनकी बिना मर्जी के उसने जो शादी की है उसके बाद उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। माता पिता का दिल टूटने के दुख से ज्यादा सिमरन को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि जिसके साथ उसने जीवन जीने के सपने देखे थे वो उसका हो गया। सिमरन की शादी भले ही कोर्ट मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद आमिर ने घर में एक बड़ी दावत रखी। शुरुआत के कुछ दिन आमिर के प्यार में कैसे गुजर गए सिमरन को पता ही नहीं चला, लेकिन 1-2 महीने बाद ही सिमरन का सामना जिंदगी की हकीकत से शुरू होने लगा। पिता के घर में लाड़ प्यार से पली सिमरन को कभी किसी की जरूरत के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा था। उसने हमेशा खुले मन से पैसे खर्च किए थे। चूंकि आमिर ने तब तक नौकरी शुरू नहीं की थी, सो वो खुद ही माँ बाप व भाइयों के खर्चे पर पड़ रहा था। इसलिए शादी के 2 महीने बीतने के बाद सिमरन को छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ा। वो जब भी आमिर से खर्चे के लिए पैसे मांगती तो वो टका सा जवाब देता कि जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक वो उसे कुछ नहीं दे सकता। अगर वो चाहती है कि उसके पास पैसा हो और उसकी जिंदगी किसी पर निर्भर ना रहे तो उसके साथ मेरठ चले, जहां वो नौकरी करके उसकी हर खुशी पूरी करेगा। सिमरन के लिए गुर्बत में जीने से अच्छा यही था कि वो उसके साथ मेरठ चली जाए। लिहाजा शादी के 2 महीने बाद ही सिमरन आमिर के साथ सरूरपुर चली गई।
वहां आमिर ने हर्रा कस्बे में एक सस्ता सा किराए का मकान ले लिया। पास की जैनपुर गांव में अपने भाइयों की तरह उसने भी एक पनीर बनाने वाले प्लांट में 10,000 रुपए की नौकरी कर ली। आमिर चूंकि गाड़ी चलाने से लेकर पनीर की मार्केटिंग और प्लांट के दूसरे काम भी देखता था, लिहाजा इन कामों से भी उसे 4-5 हजार रुपए की अतिरिक्त कमाई हो जाती थी। किसी तरह सिमरन के साथ धीरे धीरे घर गृहस्थी चलने लगी। जिस तेजी के साथ समय गुजरने लगा, उसी तेजी के साथ सिमरन के ऊपर चढ़ा आमिर के प्यार का नशा भी उतरने लगा था। क्योंकि शुरुआत में तो सिमरन ने सोचा था कि चलो जिंदगी का सफर शुरू करने के लिए तंगी में भी गुजर बसर की जा सकती है, लेकिन 1-1.25 साल बीतने के बाद उसे लगा कि गुर्बत में जिंदगी गुजारना मानो उसकी नियति बन गई है। क्योंकि ना तो आमिर उसे अच्छे कपड़े दिलाता था और ना ही उसकी कोई ऐसी फरमाइश पूरी करता था जिससे उसे खुशी मिलती। आमिर अब ये और ताने देने लगा था कि उसकी जिंदगी ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। मैंने तेरे बाप से कोई दहेज नहीं लिया कि तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए चोरी डकैती करूं। जब कभी आमिर इस तरह के ताने देता तो सिमरन का माता पिता की लड़के की हैसियत को लेकर कही जाने वाली बातें याद आने लगती थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि माता पिता बेटी के सुखद भविष्य के लिए लड़के की हैसियत और उसके काम को तवज्जो क्यों देते हैं। लेकिन सिमरन प्यार में अंधी होकर आमिर से शादी का जो कदम उठा चुकी थी, उसका पश्चाताप तो यही था कि हर हाल में भी उसे आमिर के साथ ही खुश रहना था। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि कोर्ट मैरिज के कारण शुरू हुई माता पिता की नाराजगी खत्म हो गई। माता पिता और भाई व बहनें अब उससे अक्सर मोबाइल फोन पर बातें करने लगे थे। कुछ दिन सिमरन को लगा कि परिवार ने संबंधों को सुधारने के लिए जो पहल की है, उसे उस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। लिहाजा वो भी एक दिन आमिर को साथ लेकर अपने मायके चली गई। लंबे समय बाद माँ बाप से मिलन हुआ, कुछ शिकायतें हुई और फिर माँ बाप भी बेटी को अपने शौहर के साथ खुश देखकर सारे गिले शिकवे भूल गए थे। इस तरह सिमरन का अपने माता पिता के घर आना जाना शुरू हो गया। इधर आमिर इस बात से खुश था कि चलो अब सिमरन के अपने मायके वालों के साथ संबंध सुधर गए हैं तो उसे भी उनकी बड़ी हैसियत का फायदा मिलेगा। बेटी को खुश रहने के लिए आखिर वे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद तो करेंगे ही। लेकिन 1-2 बार मायके जाने के बाद भी जब सिमरन खाली हाथ लौटी तो आमिर के सपने चकनाचूर हो गए। इधर मायके से संबंध जरूर सुधर गए थे, लेकिन सिमरन कभी उनसे अपनी गुर्बत भरी जिंदगी का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने अपनी इच्छा से आमिर से शादी की थी, इसलिए वो जिस हाल में भी उसे रखेगा वो रहेगी, लेकिन परिवार को अपने दुखों के बारे में नहीं बताएगी। इधर जब सिमरन अपनी जरूरतों के लिए आमिर से पैसा मांगती तो वो उसे टका सा जवाब दे देता कि मेरे साथ तो तुमको रूखी रोटी ही नसीब होगी, अगर ऐसो आराम के लिए पैसा चाहिए तो अपने बाप से मांग लो। जब भी आमिर इस तरह का ताना देता तो सिमरन का उससे झगड़ा हो जाता और वो उसे सुना देती कि उसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ लड़ झगड़ कर उससे शादी की है, इसलिए उसकी हर इच्छा और जरूरतों को पूरा करना भी उसी का फर्ज है। ऐसे ही रोजमर्रा के झगड़ों में समय तेजी से बीतने लगा। लेकिन कोरोना और बीच के कुछ समय तक रहे लॉकडाउन के कारण आमिर की कमाई में कमी आ गई थी। घर की आम जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर जब सिमरन उससे कोई फरमाइश कर देती तो इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। आमिर को भी अब लगने लगा था कि एक बड़े घर की लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सोचा था कि बड़े घर में शादी करके उसे ससुराल वालों का सहारा मिलेगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसकी खीज बढ़ने लगी। इस बीच आमिर व सिमरन के बीच झगड़े ज्यादा होने लगे थे। जब भी ऐसा होता तो आमिर नाराज होकर जैनपुर में अपने सबसे बड़े भाई के पास चला जाता था। पूरे परिवार को इस दौरान आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों की बात पता चल चुकी थी। आमिर अपने परिवार वालों के सामने सिमरन की गलत आदतों और ऊंची फरमाइशों की बात बताकर हमेशा उसे ही गलत ठहराता था। सबको यही लगता था कि सिमरन बड़े घर की लड़की है, अपनी फरमाइशें पूरी ना होने के कारण आमिर से झगड़ा करती होगी। 29 नवंबर 2020 को साबरी बेगम अपने पति मोहम्मद शरीफ व बेटे फिरोज को लेकर अचानक सरूरपुर थाने पहुंची। थाना प्रभारी अरविंद कुमार उस समय थाने पर ही अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। साबरी बेगम ने बताया कि उसकी बेटी हर्रा कस्बे में
अपने पति आमिर के साथ रहती है, लेकिन 26 नवंबर की सुबह से बेटी का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वो लोग उसकी खैरियत को लेकर परेशान है। इसलिए हकीकत जानने के लिए जब पति व बेटे के साथ उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। ना ही बेटी का फोन मिल रहा है और ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है। हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई होगी या फोन में कोई परेशानी आ गई हो। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने सारी बात जानने के लिए दूसरे पहलू को सोचते हुए अपनी राय दी। तो सबरी बेगम ने कहा, सर मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि मेरी बेटी को उसका पति पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशान कर रहा था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। वो बेटी को इस बात के लिए परेशान कर रहा था कि उसे कोई दहेज नहीं मिला था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से वो हमारी बेटी से छुटकारा पाकर दूसरी शादी करने की बात भी करता था। जब मेरी बेटी से आखिरी बात हुई थी उस दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ था और आमिर ने सिमरन की पिटाई भी कर दी थी। क्योंकि साबरी बेगम ने आमिर के खिलाफ अपनी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या की नीयत से उसके अपहरण की आशंका जाहिर की थी, लिहाजा एसएचओ अरविंद कुमार ने सारी बात एसएसपी मेरठ अजय सहारे को बताई। उन्होंने एसपी देहात अविनाश पांडे व सीओ सरदरा आरपी शाही को थाने पहुंचने के लिए कहा। दरअसल दहेज उत्पीड़न के साथ अपहरण जैसे गंभीर मामलों में उच्च अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना कोई कार्रवाई करने से मामला बिगड़ सकता था। एसपी देहात व सीओ सरदरा थाने पहुंचे तो उनसे भी साबरी बेगम ने बेटी सिमरन के प्रेम विवाह से लेकर पति की प्रताड़ना तक की पूरी कहानी सुना दी। जिस तरह की शिकायत थी उस पर तत्काल कार्रवाई जरूरी थी। इसलिए एसपी देहात के आदेश पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने उसी दिन थाने पर धारा 498 364 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि मामला दहेज उत्पीड़न का था, लिहाजा जांच की जिम्मेदारी सीओ आरपी शाही को सौंपी गई। उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। पुलिस टीम ने जांच का काम हाथ में लेते ही सबसे पहले आमिर के परिवार और मिलने जुलने वाले लोगों की सूची तैयार करके उनसे आमिर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो 26 नवंबर से काम पर नहीं गया था। पुलिस ने आमिर के घर के पास लगे एक सीसीटीवी को चेक किया तो पता चला कि 25 व 26 नवंबर की रात में आमिर व 3 अन्य लोग काले रंग की एक बोलेरो गाड़ी में सिमरन को लाद कर कहीं ले गए थे। साफ था कि सिमरन के साथ कुछ गलत हो चुका था। सिमरन को क्या हुआ था इसकी जानकारी आमिर के पकड़े जाने पर ही मिल सकती थी। लिहाजा पुलिस ने आमिर के फोन की सीडियां निकलवाई, जिससे पता चला कि वारदात के अगले दिन 27 नवंबर को उसकी लोकेशन दिल्ली में थी। उसके बाद से ही उसकी लोकेशन लगातार लखनऊ की आ रही थी। एसएसपी के आदेश पर उसी समय एक टीम को लखनऊ रवाना किया गया, जहां से सर्विलांस टीम तथा स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस ने आमिर को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम उसे सरूरपुर ले आई और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पता चला कि उसने सिमरन की हत्या कर दी थी। आमिर ने बताया कि उसकी आय उतनी नहीं थी, लेकिन सिमरन एक अच्छी जिंदगी जीने वाली लड़की थी और अपनी जरूरतों के लिए उससे कोई फरमाइश करती थी तो उसे गुस्सा आ जाता था। आमिर ने कई बार सिमरन से कहा था कि वो अपने परिवार से 2-4 लाख रुपए ले ले, जिससे कोई काम करके उनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सिमरन ने साफ कह दिया था कि उसने अपने परिवार से बागी होकर शादी की है। ऐसे में उसे कोई हक नहीं बनता कि वो अपने परिवार से पैसा मांगकर उनकी नज़र में अपने फैसले को गलत साबित करे। सिमरन खुददार लड़की थी, लेकिन आमिर को इससे कोई मतलब नहीं था। जब सिमरन ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में आए दिन झगड़ा होने लगा, तो आमिर का अपने बड़े भाई आदिल के घर आना जाना बढ़ गया। वहां भाई की जवान साली से उसका दिल लग गया। आदिल की साली सिमरन जैसे बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन गरीब परिवार की होने के कारण खुद को हर तरह के हालात में ढाल सकती थी। जैसे जैसे आमिर का आकर्षण भाई की साली की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे सिमरन से उसके झगड़े बढ़ते चले गए। वैसे भी अब उसे अपनी ससुराल से किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रह गई थी। इसलिए आमिर ने सोचा कि क्यों न जिंदगी भर होने वाली सिमरन की चिकचिक से छुटकारा पाकर भाई की साली से निकाह कर लिया जाए। इसलिए जब भी लड़ाई होती तो आमिर सिमरन से कहता कि अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसका पीछा छोड़ दे और अपने घर चली जाए। कम से कम वो दूसरी शादी तो कर लेगा। 25 नवंबर को भी ऐसी ही बात पर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी,
ये बात सिमरन ने फोन पर अपनी माँ को भी बता दी थी। उसी दिन आमिर ने मन बना लिया था कि बस अब बहुत हुआ रोज रोज के झगड़े, इससे तो अच्छा है कि आज सिमरन को खत्म कर दिया जाए। उस रात जब वो शाम को घर पहुंचा तो पहले उसने सुबह के झगड़े के लिए सिमरन से माफी मांगी, फिर दोनों ने साथ खाना खाया। बिस्तर पर पहुंचते ही आमिर ने सिमरन को इस तरह प्यार किया मानो आज के बाद वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा ही हुआ भी। आधी रात को जब सिमरन गहरी नींद में सो गई तो उसने सोते समय सिमरन का गला दबा दिया। सिमरन एक क्षण के लिए छटपटाई, लेकिन आमिर की मजबूत पकड़ से निकल नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद आमिर अपने पनीर के जैनपुर स्थित प्लांट पर पहुंचा। वहां से वो फैक्ट्री की बोलेरो गाड़ी में प्लांट पर काम करने वाले 3 मजदूरों को ये कहकर अपने हर्रा स्थित घर बुला लाया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है, वो उसे गाड़ी में डालने में मदद कर दे। जब मजदूर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमिर की पत्नी तो मृत पड़ी है। मजदूरों ने ऐतराज किया तो आमिर ने उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दी, जिससे वे सब चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो बॉडी को गाड़ी में ही तो रखना है। इसके बाद उसने उनकी मदद से सिमरन के शव को गाड़ी में डाला और वापस जैनपुर स्थित प्लांट के पास पीछे ले जाकर तिरपाल डालकर गाड़ी खड़ी कर दी। रात के करीब 2:30 बजे आमिर ने प्लांट के पास एक खेत में गड्ढा खोदा और एक मजदूर की मदद से सिमरन के शव को गड्ढे में दबा दिया। राज खुलने के डर से आमिर ने अगली सुबह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली पहुंच गया, लेकिन वहां उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा तो सीधा लखनऊ निकल गया। इस दौरान आमिर ने परिवार में या किसी को भी सिमरन की हत्या की भनक तक नहीं लगने दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आमिर की निशानदेही पर जैनपुर के एक खेत में दबे सिमरन के शव को बरामद कर लिया था। साथ में मौजूद सिमरन के परिजनों ने उसकी शिनाख्त भी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सिमरन का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आमिर से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिमरन का शव ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने वाले उसकी फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पते भी मिल गए, जिनकी पहचान आरिफ, नसीम और बबलू के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें भी मुकदमे में आरोपी बनाकर मामले में हत्या की धारा 302 व सबूत खत्म करने की धारा 201 जोड़ दी। उसके बाद आमिर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लग गई। कितनी हैरानी की बात है कि जिस युवक के लिए सिमरन ने अपने परिवार से बगावत की थी, उसका वही हमसफर जिंदगी भर साथ निभाना तो दूर उसकी जिम्मेदारियां तक नहीं उठा सका और एक दूसरी औरत के आगोश में जाने के लिए उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।